अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा जैसा सवाल वैसा जवाब। एक दफा का जिक्र है, मुल्क फारस से एक बहुत आलिम फाजिल शख्स मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में आया। बादशाह ने उसकी बड़ी आवभगत की और पूछा कि आपके तशरीफ लाने का सबब क्या है। फारस से आने वाले आलिम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं अपने मुल्क का वजीर हूँ और दुनिया भर में घूमने फिरने के लिए निकला हूँ। इस सैरो सेहत का मकसद ये है कि मैं अपने चंद सवालों का जवाब चाहता हूँ, मगर अफसोस कि जहाँ भी गया कोई इन सवालों का जवाब ना दे सका। बड़े बड़े अक्लमंद और आलिम फाजिल इन सवालों का जवाब देने से आजिज आ गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। मैंने सुना था कि आपके मुल्क में कुछ ऐसे आलिम और दाना लोग हैं जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए यहाँ चला आया। मैंने यहाँ की अल अजहर यूनिवर्सिटी की भी बड़ी तारीफ सुनी है, जिसमें तरह तरह के इल्म पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि इन सवालों का जवाब यहीं से मिल सकेगा। हम ये सुनकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, बेशक हमारे दरबार में और अल अजहर यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सीने इल्म के समंदर से भरे पड़े हैं और उनकी दानाई का भी जवाब नहीं। हम अभी उनको तलब करते हैं, तुम अपने सवाल उनके सामने पेश करना। शाम के वक्त बादशाह ने अपने मुल्क के आलिमों और आकिलों को महल में जमा किया। जब सब आ गए तो उनसे फारस से आने वाले आलिम का तारुफ कराया गया। उसके बाद बादशाह ने कहा, हाँ, अब तुम जो सवाल चाहो करो, जहाँ पन्हा मेरे सवाल इशारों में होंगे। फारसी के आलिम ने बताया, और इन लोगों को जवाब भी इशारों में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपना सवाल इशारे में कर सकते हो। बादशाह ने ये शर्त मान ली। दरबार में तमाम मिस्री आलिम हैरत और ताज्जुब की नजरों से फारस से आने वाले मेहमान को देख रहे थे। अब मैं अपना पहला सवाल इशारे की सूरत में इन हजरात के सामने पेश करता हूँ। मेहमान ने कहा, अगर इनमें से किसी ने इसका जवाब दे दिया तब दूसरा सवाल करूँगा। ये कहकर वो उठा और दाएं हाथ की पहली उंगली उन आलिमों की तरफ उठाई। ये उसका पहला सवाल था। मिस्री आलिम कुछ न समझे कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने बहुत जोर किया, बड़ा दिमाग लड़ाया कि इस इशारे में कौन सा सवाल छुपा हुआ है, लेकिन नाकाम रहे। आखिर एक बूढ़ा शेख अपनी जगह से उठा और बादशाह को सलाम करने के बाद बोला, हुजूर, हमने मुअज्जिज मेहमान का इशारा देखा। इस इशारे में जरूर कोई अहम सवाल पोशीदा है। आप हमें कम से कम कुछ दिन की मोहलत दीजिए ताकि हम गौर व फिक्र करने के बाद इसका जवाब इशारे की सूरत ही में दे सकें। अभी हम इस इशारे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप हजरात को जवाब के लिए 6 दिन की मोहलत दी जाती है। बादशाह ने कहा और दरबार से उठकर चला गया। सारे शहर में इस अजीबोगरीब बात का चर्चा होने लगा और लोग उस फारसी आलिम की तारीफ करने लगे कि वाकई बड़ा अक्लमंद शख्स है, जिसका एक ही इशारा हमारे बड़े बड़े आकिल बूझ नहीं सकते। और उन्होंने जवाब के लिए 6 दिन की मोहलत तलब की। हर शख्स एक दूसरे से पूछता था कि आखिर आसमान की जानिब उंगली उठाने से फारसी के आलिम का मकसद क्या था और इसका जवाब किस इशारे से दिया जाए जो सही हो। 5 दिन गुजर गए। बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि अगर मेरे मुल्क का कोई अक्लमंद इस सवाल का जवाब न दे सका तो मैं उन सबका मर्तबा घटा दूंगा और फारस से आने वाले मेहमान को वजीर आजम बना दूंगा। इस ऐलान से लोगों में खलबली मच गई। उस रात मिस्री आकिलों ने फिर उस इशारे पर गौर करना शुरू किया, लेकिन घंटों सर खपाने के बावजूद नाकाम रहे। जब वो इशारे का असल मतलब भी नहीं समझ सके तो जवाब क्या देते। आखिर उनमें सबसे ज्यादा उम्र का अक्लमंद कहने लगा, दोस्तों, ये मुअम्मा हमसे हल नहीं होगा। मेरे जहन में एक तदबीर आई है, अगर उस पर अमल किया जाए तो शायद हम रुस्वा होने से बच जाएं। बाज़ औक़ात एक मामूली बात भी बड़े बड़ों की समझ में नहीं आती, लेकिन एक बेवकूफ़ और जाहिल आदमी फौरन उसे समझ लेता है। बच्चे खास तौर पर ऐसे अजीब और पेचीदा सवालों का जवाब जल्दी ढूंढ लेते हैं। मेरी राय में हम कोई ऐसा बच्चा तलाश करें जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, इल्म और अक्ल से उसे दूर का भी वास्ता ना हो। मुमकिन है वो इस अजीब इशारे का जवाब इशारे ही में दे सके। बहुत मुनासिब तदबीर है, इस पर अमल किया जाए। तमाम आलिमों ने खुश होकर कहा। ऐसे बेवकूफ बच्चे की तलाश का काम भी उसी बूढ़े शेख के सुपुर्द किया गया जिसने ये तजवीज पेश की थी। सुबह मुंह अंधेरे ही बूढ़ा शेख अपने मकान से निकला और बेवकूफ लड़के की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। उसकी नजर कई कम उम्र लड़कों पर पड़ी, मगर वो अपनी चाल ढाल से अक्लमंद दिखाई दिए। चलते चलते शेख जामा अल अजहर के करीब जा निकला। वहाँ उसने 10-12 बरस के एक देहाती लड़के को देखा, जिसके एक हाथ में कुछ गाजरें और दूसरे हाथ में मुर्गी का एक अंडा था। लड़के के चेहरे पर हिमाकत छाजों बरस रही थी। शेख ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहने लगा, बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? बेचारा सीधा साधा देहाती लड़का शेख को देखकर एकदम डर गया
उसने जल्दी से गाजरें और अंडा अपने कुर्ते के दामन में छुपा लिया। उसका ख्याल था कि बुढ़ा ये चीजें उससे हथियाने की फिक्र में है। बोलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? घबराओ मत, शेख ने प्यार से कहा। ये मीठे बोल सुनकर लड़के का खौफ किसी कदर दूर हुआ और उसने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं अपने गांव से आया हूँ ताकि ये चंद गाजरें और मुर्गी का अंडा बेच सकूं। अब्दुल्ला की ये बात सुनकर शेख को यकीन हो गया कि लड़का वाकई अक्ल से पैदल है। उसकी बेवकूफी का यही सबूत बहुत था कि वो काहिरा जैसे अजीम शहर में एक अंडा बेचने चला आया था। शेख ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरकर कहा, मियाँ अब्दुल्ला, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अगर तुम हमारा काम करो तो हम न सिर्फ तुमसे गाजरें और अंडा खरीद लेंगे बल्कि कुछ रकम और भी देंगे। क्या काम है जनाब? अब्दुल्ला ने घबराकर पूछा। फिर उसने इधर उधर देखा जैसे भागने के लिए रास्ता तलाश कर रहा हो। शेख उसका इरादा भाप गया और उसने उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। आओ अब्दुल्ला, मेरे साथ चलो। मुल्क फारस से एक बड़ा आलिम फाजिल आदमी यहाँ आया है। वो इशारों में चंद सवाल करता है। तुम्हें इशारों में ही उसके सवालों का जवाब देना होगा। बहुत आसान काम है। अगर तुमने उसके सवालों का जवाब दे दिया तो बादशाह सलामत खुश होकर तुम्हें बहुत सी अशरफियाँ और खूबसूरत कपड़े देंगे। सोने की अशरफियाँ और खूबसूरत कपड़ों का जिक्र सुनते ही अब्दुल्ला के मुंह में पानी भर आया। वो खुशी से उछलने लगा और बोला, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे जनाब। मैं तो बहुत गरीब माँ बाप का बेटा हूँ। एक दिन कुछ खाने को मिलता है तो 2 दिन फाके से काटने पड़ते हैं। आपका ये एहसान मैं कभी न भूलूंगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शेख अब्दुल्ला को साथ लेकर अपने मकान पर आया, जहाँ अभी तक वो तमाम आलिम और अक्लमंद मौजूद थे जो फारसी के आलिम का सवाल हल नहीं कर सकते थे। वो अब्दुल्ला को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये लड़का फारसी आलिम के इशारों का जवाब जरूर दे सकेगा। बस अब देर न करो और फौरन बादशाह के महल की जानिब रवाना हो जाओ। शाही दरबार में जाने से पहले उन्होंने अब्दुल्ला के फटे पुराने कपड़े पहले उतरवा कर उसे नए कपड़े पहनाए और सर पर पगड़ी भी बांधी। अब्दुल्ला ने अपनी गाजरें और मुर्गी का अंडा छोड़ना किसी कीमत पर पसंद न किया। आलिमों ने उसे इजाजत दे दी कि वो ये चीजें अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो उन्हें अपने कुर्ते के दामन में छुपा ले। जब ये लोग अब्दुल्ला को लिए बादशाह के दरबार में दाखिल हुए तो वहाँ मुल्क फारस से आया हुआ आलिम पहले से मौजूद था। बादशाह ने उसकी कुर्सी अपने आलीशान तख्त के बराबर रखवाई थी। सब अक्लमंदों आलिमों ने बादशाह को बारी बारी सलाम किया और अपनी अपनी कुर्सियों पर जा बैठे। बेचारे अब्दुल्ला के लिए वहाँ कोई कुर्सी ना थी, इसलिए वो एक तरफ खड़ा रहा। चारों तरफ से लंबे तरंगे हबशे गुलाम नंगी तलवारें हाथों में लिए चुपचाप खड़े थे। बादशाह का दरबार देखकर अब्दुल्ला पर खौफ तारी हो गया था, लेकिन शेख ने उसके कान में कहा कि डरो मत, हौसला रखो, इंशाअल्लाह तुम ही जीतोगे। इतने में बादशाह की नजर अब्दुल्ला पर पड़ी। उसने हैरत से कहा, ये लड़का कौन है और इसे दरबार में क्यों लाया गया है? ये सुनते ही बूढ़ा शेख अपनी जगह से उठा और कहा, हुजूर, ये एक देहाती अनपढ़ लड़का अब्दुल्ला है। मुअज्जिज मेहमान के सवालिया इशारों का जवाब यही लड़का देगा। अच्छा? बादशाह हैरत से अब्दुल्ला को तकने लगा। फारस से आने वाले आलिम के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने हकारत से अब्दुल्ला की जानिब देखा और बादशाह से कहने लगा, जहाँ पन्हा, ये मेरी सख्त तौहीन है कि 10-12 साल का एक अनपढ़ देहाती लड़का मेरे मुकाबले में लाया जाए। भला जिन सवालों का जवाब दुनिया के बड़े बड़े अक्लमंद लोग ना दे सके, ये लड़का उनका क्या जवाब देगा? ये मेरे साथ मजाक किया गया है आलीजा। बादशाह ने गुस्से की नजरों से मिस्री आलिमों की तरफ देखा तो बूढ़ा शेख हाथ बांधकर बोला, हुजूर, बेशक ये लड़का अनपढ़ और जाहिल है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे मुअज्जिज मेहमान जिस अंदाज से सवाल करते हैं उनका जवाब यही लड़का दे सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह ने कहा। खैर, अब वक्त जाया ना किया जाए। अब मैं अपने मुअज्जिज मेहमान से कहूँगा कि वो इस लड़के से सवाल करे। ये हुक्म सुनकर फारसी का आलिम उठकर अब्दुल्ला के सामने आया। अब्दुल्ला ने उसे देखकर बंदर की तरह दांत निकाल दिए। हजरात, मैं अपना सवाल पेश करता हूँ, मेहमान ने बुलंद आवाज से कहा और अपने दाएं हाथ की पहली उंगली अब्दुल्ला की तरफ उठाई। अब्दुल्ला ने झट 2 उंगलियां उसकी तरफ उठा दी। मेहमान ने अपना हाथ ऊपर किया। अब्दुल्ला ने फौरन अपना हाथ जमीन पर रख दिया। सब दरबारी और बादशाह सांस रोके दांतों में उंगलियां दबाए उस सवाल जवाब का तमाशा देख रहे थे। फारसी के आलिम ने अब अपनी बगल से एक थैला निकाला और उसे खोला और उसमें से एक मुर्गी निकालकर बाहर फेंक दी। अब्दुल्ला ने फुर्ती से अपने कुर्ते के अंदर हाथ डालकर अंडा निकाला और मुर्गी के करीब फेंक दिया। फारस का आलिम हाथ जोड़कर बादशाह के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, जहाँ पन्हा, इस अनपढ़ देहाती लड़के ने मेरे तीनों सवालों का सही सही जवाब दिया है और मैं बच्चे की जहानत और दानाई देखकर बहुत खुश हुआ हूँ।
आज से मैं इस बच्चे को अपना उस्ताद मानता हूँ। दरबारियों ने खुशी के नारों से आसमान सर पर उठा लिया। अब्दुल्ला अपनी जगह हैरान परेशान खड़ा था। बादशाह ने उसको अपने पास बुलाकर कुर्सी पर बैठाया और सर पर हाथ फेरा। फिर गुलामों को हुक्म दिया कि सोने की अशरफियों से भरी हुई थैलियां लाई जाएं। गुलाम उसी वक्त थैलियां ले आए। बादशाह ने अब्दुल्ला से कहा, ये सारी अशरफियां तुम्हें इनाम में दी जाती हैं। तुमने हमारे मुल्क का सर ऊंचा कर दिया है। उसके बाद सब आलिमों और अक्लमंदों ने अब्दुल्ला को शाबाशी देने के अलावा अपनी अपनी तरफ से भी इनाम दिए। फिर बूढ़ा शेख उसे अपने घर ले गया और नौकर को हुक्म दिया कि जल्दी घोड़ा गाड़ी तैयार करो, मैं अब्दुल्ला को उसके गांव तक छोड़ने जाऊंगा। ये सुनकर अब्दुल्ला की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने इससे पहले कभी घोड़ा गाड़ी में सवार होने का लुत्फ न उठाया था। जब वो शेख के साथ गाड़ी में बैठा अपने गांव की जानिब जा रहा था तो शेख ने यकायक उससे पूछा, बेटा अब्दुल्ला, ये तो बताओ कि वो 3 सवाल जो फारसी के आलिम ने तुमसे इशारों में किए थे क्या थे, और उनका सही सही जवाब तुमने अपने इशारों में जो दिया उसका मतलब क्या था? जनाब, उसके सवाल तो बहुत आसान थे, अब्दुल्ला ने कहा लगाकर कहा। मैंने उसी वक्त उन्हें बूझ लिया और उसे ऐसे जवाब दिए कि वो बगले झांकने लगा। वो मेरे जवाबों को कभी झुठला नहीं सकता था। यही तो मैं समझना चाहता हूँ कि उसके सवालों और तुम्हारे जवाबों में क्या राज छुपा था। शेख ने कहा, सुनिए जनाब, अब्दुल्ला ने फक्र से सीना फुलाते हुए कहा। जब उसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली मेरी तरफ उठाई और मुंह बनाया तो मैं समझा वो ये कह रहा है कि ऐ लड़के, मैं तेरी आंख फोड़ डालूंगा। उसका ये इशारा देखकर मुझे भी ताव आया और मैंने उसे अपनी 2 उंगलियां दिखाकर बताया कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगा तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उसके बाद उसने अपना एक हाथ ऊपर छत की तरफ उठाया, जिसका मतलब ये था कि अगर तू मेरी दोनों आंखें फोड़ेगा तो मैं तुझे छत से लटकाकर फांसी दे दूंगा। उसके बाद उस इशारे से मुझे और गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ जमीन पर रखकर उसे बताया कि अगर तू मुझे छत पर लटकाएगा तो मैं तुझे जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। तब उसने अपने थैले से मुर्गी निकालकर फेंकी और मुझे डराया कि मैं तुझे मुर्गी के गोश्त की तरह कच्चे चबा जाऊंगा। मैं भला उससे क्यों डरता? मैंने भी झट अंडा निकालकर उसके सामने डाल दिया कि मैं तुझे अंडे की तरह चट कर जाऊंगा। बस जनाब, ये जवाब पाते ही उसने अपनी हार मान ली और मेरा शागिर्द बनना कबूल कर लिया। शेख अब्दुल्ला की बातें सुनकर इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अब्दुल्ला को उसकी होशियारी और अक्लमंदी पर बड़ी शाबाशी दी और उसे गांव तक पहुंचाकर वापस आ गया। अब उसने सोचा कि फारस के उस आलिम से मिलकर भी पूछना चाहिए कि आखिर उसके इशारों का असल मतलब क्या था। फारस का आलिम बेचारा अपना मुंह शर्म से छुपाए शाही मेहमान खाने में मौजूद था और मिस्र से रुखसत होने के लिए नौकरों को बोरिया बिस्तर बांधने की हिदायत कर रहा था। अल अजहर यूनिवर्सिटी के बूढ़े उस्ताद को आते देखा तो ताजीम के लिए उठ खड़ा हुआ। शेख ने उसे सलाम किया और मिजाज कुर्सी के बाद अपने आने का मकसद बताया। हजरत, मैं तो उस बच्चे की बेमिसाल जहानत पर अब तक अश करता हूँ, फारसी के आलिम ने कहा। उसने मेरे तीनों सवाल अच्छी तरह समझे और उनका माकूल जवाब दिया। मेहरबानी फरमाकर मुझे बताइए कि आपके सवाल क्या थे और लड़के ने उनका जो जवाब दिया उसका मतलब क्या था? शेख ने पूछा। जी हाँ, अर्ज करता हूँ, सुनिए। जब मैंने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली लड़के की तरफ उठाई तो मेरा सवाल ये था कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा ये इशारा देखते ही लड़के ने 2 उंगलियां दिखा दी। उसका जवाब ये था कि बेशक अल्लाह एक है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भेजे हुए रसूल हैं। जब मैंने अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया तो उसका मतलब ये था कि खुदा ने आसमान की छत को सुतूनों के सहारे के बगैर कायम कर रखा है। लड़के ने ये इशारा समझकर जमीन पर हाथ रख दिया और बताया कि ये जमीन भी खुदा ही ने बनाई है, जैसा कि आसमान उसने बनाया। फिर मैंने थैले में से मुर्गी निकाल कर फेंकी, जिसका मतलब ये था कि खुदा ने मुर्गी पहले पैदा की है। लड़के ने फौरन अंडा मुर्गी के करीब फेंका और बताया कि बाद लोग कहते हैं कि नहीं, अंडा पहले पैदा हुआ है। और यूं उसने मेरे तीनों सवालों के जवाब सही दे दिए। आफरीन है उस देहाती लड़के पे। देख लीजिए, किसी दिन वो आपके मुल्क का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बूढ़ा शेख अपने मकान पर वापस आया और बिस्तर पर लेटकर देर तक सोचता रहा कि ये दुनिया कितनी अजीबोगरीब है। मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ उम्रों के लोग किस तरह एक ही बात का मतलब अलग अलग समझते हैं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि जो कुछ वो समझ रहे हैं वही दुरुस्त है। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें
تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔